नमस्कार। मैं डीएन नेपाल, संगला टाइम्स दैनिक समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल का संपादक प्रकाशक। आज मैं मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं, फॉलोअर हैं, देश विदेश में रहने वाले पाठक हैं, दर्शक हैं संगला चैनल के, उनको मैं नमस्कार करके मैं हिंदी में आज राष्ट्रीय भाषा में आपको संबोधन कर रहा हूँ। मुझे ये राष्ट्रीय भाषा में संबोधन करने का ज़रूरत महसूस हुआ क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। इसीलिए हो सकता है भाषिक त्रुटि हो बीच में। ये मेरा हिंदी में पहला प्रयास था संबोधन करने का, वीडियो संबोधन करने का। दूसरे मंच से तो मैंने कई बार संबोधित किया है, पर आज मैं सोशल मीडिया में पहली बार हिंदी में आ रहा हूँ, तो कुछ भूल होगा तो उसको मुझे माफ़ कीजिएगा। तो मैं कह रहा था, 2 महीने के अंदर हमारे पड़ोसी 2 मुल्क में चुनाव होने जा रहे हैं, बांग्लादेश और नेपाल। दोनों हमारे पड़ोसी मुल्क है जो एकदम हमारे नज़दीक में है, और दोनों का संवेदनशीलता इसलिए है कि जो भारत का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है, चिकन नेक जिसको हम बोलते हैं, सिलगुड़ी कॉरिडोर भी जिसको बोलते हैं, उसके एक छोर से लगा हुआ देश है बांग्लादेश और दूसरा छोर से लगा हुआ देश है नेपाल, जिसके बीच में एक 22 किलोमीटर की पट्टी है, और उसके ऊपर की तरफ जो जाता है वो चीन है। जहाँ से होकर जाता है, जहाँ पर हम खड़े हैं, वही सिल्क रूट के पास में जो नथुला के दर्रे के पास से जाता है। इसलिए ये हमारी भी अपनी भी समस्या है। ये देश अकेला का समस्या नहीं है, ये हमारा अपना समस्या है। इसलिए मैं सारे भारतवासियों को, देश विदेश में रह रहे मेरे श्रोताओं को, पाठकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि नेपाल और बांग्लादेश में अभी भारत विरोधी ताकतें इतनी सशक्त हो गई है, और उनके मन में एक बात घुसा दी गई है। नेपाल के और बांग्लादेश के आम नागरिकों के मन में एक भावना पैदा कर दिया गया है, और दोनों देश में 2 प्रतिरोधी शक्ति, दुनिया के जो 2 प्रतिरोधी शक्ति दोनों वहां पर सक्रिय है। नेपाल में हो या चाहे बांग्लादेश में हो, वो है अमेरिका और चीन। अमेरिका और चीन दोनों आपस में दूसरी ध्रुव है, एक नॉर्थ है तो साउथ है, एक कैपिटलिस्ट है, एक कम्युनिस्ट है। फिर भी ये दोनों देशों में दोनों शक्तियां सक्रिय है। उनके एजेंसी, उनके गुप्तचरों, उनके जासूसों, चीन ने नेपाल और बांग्लादेश में भारी लगानी किया हुआ है, नेपाल में भी लगानी किया हुआ है, और वहां के लोगों के मन में भारत के विरुद्ध में ये उनके मन में घुसा दिया गया है कि तुम कमजोर हो, तुम अस्थिर हो, तुम्हारा जो विकास अवरुद्ध हुआ है, तुम्हारी सारी समस्याओं का जड़ कौन है? भारत है। तो जब तक तुम भारत को नहीं रोकोगे, तब तक बांग्लादेश और नेपाल में सुख, शांति, चैन, विकास कुछ नहीं होगा। और तुम्हारा विकास होने के लिए क्या चाहिए? भारत को कमजोर होना है, भारत का विखंडन होना है। ये चीनिया और अमेरिकी लोगों द्वारा, जासूसी संस्था द्वारा, वहां के एजेंसियों द्वारा उनके मगज में बैठाया गया बाकी है, जो वहां के युवाओं के, वहां के कट्टर इस्लामिक और नेपाल के जो भी कम्युनिस्ट है, नेपाल के जो भारत विरोधी तत्व है, उनके मुंह से जो निकल रहा है। जैसे बांग्लादेश के अभी जो कट्टरवादी थे, वो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट के बारे में उन्होंने जो बात कही थी, वो उन लोगों का भावना नहीं है। ये अमेरिका और चीन का दोनों का अंदर का बात उनके मुंह से निकल रहा है। ये हमको समझने की जरूरत है। और
मैं इसमें क्यों जुड़ा हुआ हूं, मैं इसमें ज्यादा संवेदनशील क्यों हूं? क्योंकि मैं जिस जाति से हूं वो जाति, मैं बारंबार कह रहा हूं, वो जो जाति है नेपाली जाति, जिसको गोरखा भी बोलते हैं हमारे लोग, वो एक अंतर्राष्ट्रीय कौम है। हमारी जो उपस्थिति है वो सारे हिमवत खंड में, जिसको हम हिमवत खंड बोलते हैं, जो हिमालयन बेल्ट है, वहां पर हमारी उपस्थिति है, एक कौम की उपस्थिति है। हमारी उपस्थिति कहाँ है? सिक्किम में है, दार्जिलिंग में है, असम में है, देहरादून में, उत्तराखंड में और नॉर्थ ईस्ट के ढेर सारे स्टेट में हमारी गरिमामय उपस्थिति है। इसलिए हम जातीयता के हिसाब से नेपाल के लोगों से भी संपर्क होता रहता है, सोशल मीडिया में होता रहता है, तो वहां जो चल रहा है हम लोगों को मालूम हो जाता है। और इस तरफ भारत में भी इस कौम को लेकर अभी भी बहुत कमजोरियां हैं। जैसे 2 साल पहले सिक्किम के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का एक वर्डिक्ट आया था। वो जो याचिकाकर्ता थे वो केवल 7 थे, और वो 7 याचिकाकर्ता ने क्या बोला था कि सिक्किम में हम 7 को छोड़कर सारे के सारे विदेशी रहते हैं। और सर्वोच्च ने यही मान लिया था, और भारत का सर्वोच्च अदालत ने इसके ऊपर उन लोगों के पक्ष में जजमेंट दिया था। ये भारी न्यायिक, प्रशासनिक और कूटनैतिक त्रुटि थी। और संवेदनशीलता का बात मैं क्यों कर रहा हूं कि ये अभी भी, जैसे पड़ोस में दार्जिलिंग में हमारे गोरखा भाइयों राज्य को लेकर संघर्षरत है। पहले वहां पर जो लेफ्ट पार्टी थी, उन्होंने तो, लेफ्ट ने तो, जो लेफ्ट जेएनयू में जाकर कश्मीर के लिए आजादी का नारा देते थे, वही लेफ्ट जब दार्जिलिंग में आए तो दार्जिलिंग के राज्य प्राप्ति की जो आंदोलन थी उनको बंगाल के कम्युनिस्टों ने, भारत की कम्युनिस्टों ने उनको विच्छिन्नतावादी कहा, जो विच्छिन्नतावादी नहीं थे, क्योंकि राज्य का मांग, अभी जो दिल्ली में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का नीति है, उसूल है, वो छोटे राज्य की वकालत करती है। और भारतीय जनता पार्टी का ही देन है तेलंगाना बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, बुंदेलखंड का बात चल रहा है। तो गोरखालैंड के मामले में वो संवेदनशीलता दिखाई नहीं दिया। तो हम चाहते हैं हमारे ये माध्यम से भारत सरकार की भी आंखें खुले, और चिकन नेक के बारे में जितना कम समझ रखा है उसको कम में नहीं आंकना है, क्योंकि एक बहुत ही, क्योंकि मैंने क्यों कहा, चीन संघर्ष कर रहा है 2030 से लेकर 2040 के अंदर वो अमेरिका को सप्रेस करके दुनिया का नंबर 1 आर्थिक और सामरिक शक्ति बने। और चीन से सामरिक संतुलन बनाए रखने के लिए अमेरिका का भी बांग्लादेश और नेपाल में इंटरेस्ट है। उसी इंटरेस्ट के वजह से उनका उपस्थिति वहां पर है। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त जो बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जी है, नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? ट्रंप अमेरिका जितना सुपर पावर का प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो नोबेल पुरस्कार के लिए लालची दिख रहे हैं, जबकि ये पता है कि वो शांति के लिए, पीस के लिए ट्रंप दावेदारी कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार का। वो नोबेल पुरस्कार जो शांति के लिए अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को नहीं दिया गया, उनको नहीं मिला, सुभाष चंद्र बोस को नहीं मिला। जो नोबेल पुरस्कार गांधी जी को नहीं मिला, वो नोबेल पुरस्कार
मोहम्मद यूसुफ को मिला। नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो उनके पिट्ठू है, जो उनके दलाल है, जो पश्चिमा जो उनका नीति है जिसको अवलंबन करते हैं, जिनके द्वारा उनका जो स्वार्थ है, उनका जो वैश्विक स्वार्थ है, विशेष करके यूरोप और अमेरिका का, अभी तो उन लोगों के अंदर में भी संघर्ष चलना शुरू हो गया है। ये कहाँ जाकर इसका नतीजा कहाँ पहुंचेगा ये तो आने वाले दिन में हम देखेंगे। फिर भी एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में प्रायोजित किया गया था और मोहम्मद यूनुस दोनों का कैंडिडेट है वहां पर बांग्लादेश में। वैसे ही नेपाल में भी जितने भी वामपंथी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, मिशनरी जो अभी नेपाल धर्मनिरपेक्ष होने के बाद में नेपाल में घुसे हैं, वो सारे के सारे विदेशी एजेंडों पर चल रहे हैं। और कौन सी विदेशी? दो ध्रुव के विदेशी तत्व, एक चीन और दूसरा अमेरिका और यूरोप। दोनों का इंटरेस्ट ये दोनों जगह पर जब लगाने हो रहा है तो जहां जिसका एक छोर चिकन नेक से जुड़ता है और वो चिकन नेक जिसके ऊपर हम बैठे हैं, तो हम तो संवेदनशील बनेंगे ही, हम तो संवेदनशील बनेंगे ही। शुरू से ही हम ये बात कर रहे हैं। मैंने संडे टाइम्स की तरफ से पत्रकार होने के नाते से लगातार एक ही बात ही मैंने कभी राष्ट्रीय भाषा में संबोधन नहीं किया था। मैं अब कोशिश करने जा रहा हूं कि इस क्षेत्र का जो भी समस्या है वो दूसरों तक ही पहुंचे, मूल भारतीयों के यहां भी पहुंचे, क्योंकि ढेर सारी बातें जो हमको भारत के 150 करोड़ हमारे नागरिक बंधुओं तक पहुंचाना है। क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट को लोगों को आप चिंकी चाइनीज बोलते हैं, जबकि एक बात भारतीयों को हम यहां से संदेश दे रहे हैं, भारत 2 बार गुलाम बना और सबसे हमारे नजदीक में चीन, वो सबसे शक्तिशाली है, पर इस तरफ से गुलामी नहीं आया। गुलामी कहां से आया? जहां पर आप लोग रहते थे, उस छोर से आया, उस सीमांत से आया, उस पश्चिमी छोर से आए, जहां के लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट को लोग को चिंकी चाइनीज बोलते हैं या विदेशी बोलते हैं। ये भारत सरकार के उचित मंच पर पहुंचे, इसलिए मैंने ये हिंदी में संबोधन किया। और जो भी एजेंसियां हैं, जो भी जागरूक है, जो भी संबंधित हैं, जो भी राष्ट्र के पक्ष में काम कर रहे हैं, वो इस संदेश को ये जहां पहुंचना है जरूरी है वहां पर पहुंचा दे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।